नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। शतरंज की बाजी हो या युद्ध का हो मैदान, जीत की नींव हमेशा सिपाही ही रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जब कोई सेनापति अपने प्यादों को मोहरा समझकर उनकी सुध लेना छोड़ दे तो उसकी हार तय हो जाती है, क्योंकि सेनापति सिर्फ हुक्म नहीं देता, उनका लीडर होता है। लेकिन जब सेनापति सिर्फ हुक्म देने लग जाए, मोर्चे पर लहू और पसीना सिपाही बहाने लग जाए और उनकी कोई सुध ना ले, तो सवाल जरूर खड़े होते हैं। आज अमेरिका भी यही ऐतिहासिक भूल करता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया भर में अपनी धाक जमाने वाला सुपर पावर आज अपने ही जवानों को भूल चुका है। अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तैनात 5000 नौ सैनिकों की हालत किसी बुरे सपने से कम नहीं। 200 से ज्यादा दिनों से इन जवानों ने जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं देखा। जी हां, जहाज पर बुनियादी सुविधाओं का अकाल हो चुका है। टॉयलेट्स टूटे हुए हैं, गंदा पानी है, वेंटिलेशन तक की यहां पर हालत बहुत ज्यादा खराब है और दीवारों पर जमी फफूंद और खाने पीने की किल्लत। समंदर के बीचों बीच तैरते इस नर्क में कैद जवान शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुके हैं। जी हां, ये नर्क से कम नहीं है। जरा सोचिए, अगर आपको कोई 200 दिनों से ज्यादा दिनों तक ऐसे किसी स्थान पर छोड़ दे जहां पर खाने को जो बेसिक समस्याएं हैं वो लगातार नजर आ रही हो, खाने को कुछ ना मिले, जहां पर वॉशरूम तक की व्यवस्था ना हो, जरा सोचिए क्या हाल होगा। वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेग्सेथ को इनकी कोई सुध नहीं, जो जवान वहां पर तैनात हैं। जब सेनापति अपने सिपाहियों की परवाह करना छोड़ दे तो जीत की उम्मीद खुद ब खुद दम तोड़ देती है। किसी भी जंग को जीतने के लिए सबसे ज्यादा अहम भूमिका वहां के सैनिक ही निभाते हैं, लेकिन जब सैनिक की स्थिति बद से बदतर हो जाए तो उस देश का जीतना मुश्किल हो जाता है, और ये बात हर कोई समझता है। आखिर अब्राहम लिंकन पर दिक्कतें क्या क्या आ रही वो भी जरा जान लीजिए। समंदर में अब्राहम लिंकन तैनात है, लेकिन सिस्टम कितना बेहाल है मैं आपको बताती हूँ। बताया जा रहा है अब्राहम लिंकन पर टॉयलेट बेहाल है, पाइपलाइन जाम हो चुका है, उस वजह से कई टॉयलेट्स प्रभावित हैं, शावर में फफूंद लग चुकी है, वेंटिलेशन की कमी की वजह से नमी है, मोल्ड की समस्या है, पानी की क्वालिटी पर बड़े सवाल है। जहाज पर पानी की सफाई को लेकर कई बार शिकायतें की गई, सप्लाई चेन चरमरा चुकी है, खाने पीने रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कमी साफ तौर से नजर आती है, और बहरीन से सप्लाई में बैकलॉग की भी खबर है। लड़ाई शुरू होने के बाद से ही सप्लाई प्रभावित हो चुकी थी। हालात कैसे हैं? हालात क्या इसे सामान्य कहा जाए? बिल्कुल नहीं। नेवी अधिकारियों ने खुद इन समस्याओं का संज्ञान लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि जो जवान इस दौरान इस जगह पर तैनात हैं वो भारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन क्या उन समस्याओं का समाधान निकला? जवाब है नहीं। सोचिए जरा, जिस सेना को जंग लड़ने के लिए भेजा गया उसके लिए सुविधाएं है ही नहीं, तो वो अपनी चुनौतियों से जूझेगा या फिर वहां पर जंग जाकर लड़ेगा? वो पानी तलाशता रहेगा या फिर हथियारों को थामेगा? व्हाइट हाउस के हुक्मरानों को तो ऐसा लगता है कि भाई वो बस ऐलान करेंगे और ईरान पर कब्जा हो जाएगा, लेकिन ट्रंप साहब को ये सोचना चाहिए कि वो तो बैठे हैं एसी वाले कमरे में और एसी वाले रूम में बैठकर खुला ऐलान कर देते हैं, लेकिन वहां जमीन पर समंदर पर क्या हालात हैं? क्या उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की? नौ सैनिक भी इंसान है, क्या उन्होंने ये समझने की कोशिश की? उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखना होता है, क्या उन्होंने इसका इल्म तक लिया? अब जब अमेरिका में लोग विरोध करने लग गए, तब जाकर पेंटागन ने एक प्लान तैयार किया, तब जाकर उनके कानों पर जू रेंगी। प्लान बना रहा है कि भाई अब्राहम लिंकन के बदले कोई और जहाज एक तरह से वहां पहुंच जाएगा। इतने लंबे वक्त के बाद में जब लोगों ने आवाज उठाई, तो जहाज अब्राहम लिंकन की जगह कौन सा लेने वाला है, उसकी क्या खासियत है वो भी जान लीजिए। अब लिंकन पर थकान की मार और रूजवेल्ट पर सारा कारभार दिए जाने की बात कही जा रही है। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट अमेरिकी नौसेना का परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट है। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट को यूएस में द बिग स्टिक कहा जाता है। थियोडोर रूजवेल्ट में 2 वेस्टिंग हाउस A4W परमाणु रिएक्टर, बगैर ईंधन भरे ये असीमित दूरी तक चल सकता है, समंदर में वर्षों तक घूम सकता है।
इस पर करीब 5000 से ज्यादा अमेरिकी नौसैनिक और मरीन तैनात रह सकते हैं और इसका अगर उड़ान डेक की बात करें तो लगभग 4.5 एकड़ में फैला हुआ इसका उड़ान डेक है। ये पोत करीब 90 फिक्स्ड विंग विमान वाला है, हेलीकॉप्टर ले जाने में सक्षम है। इस पर F-35 विमान और F-16 जैसे फाइटर जेट्स भी मौजूद रहते हैं। कई के अत्याधुनिक स्ट्राइक फाइटर जेट और सर्विलांस विमान तैनात रहते हैं। डिफेंस के लिए सी स्पैरो मिसाइलें और फलांग्स CWS तैनात है। रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल लॉन्चर्स जैसे उन्नत एयर डिफेंस तैनात है। लेकिन यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट को अमेरिका की बड़ी ताकत के तौर पर देखा जाता है, जिसे 1986 में नौसेना में शामिल किया गया था और खाड़ी में 1991 से लेकर आतंक के खिलाफ कई सैन्य अभियानों में रूजवेल्ट शामिल रह चुका है। और अभी तो सिर्फ और सिर्फ अब्राहम लिंकन के बारे में मामला सामने आया है, जबकि 20 युद्धपोत और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी पिछले 6 महीनों से तैनात हैं। लगभग वही हाल उस जगह पर भी है। तो क्या अमेरिका अब लंबी जंग के मूड में नजर आता है? क्या अमेरिका खतरनाक प्लानिंग कर रहा है? क्या अमेरिका भी और समय तक ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद रहेगा? और क्या अमेरिका को अपने सैनिकों की कोई परवाह नहीं है? करेंगे चर्चा खास मेहमानों का पैनल जो मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है। सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जयेश सोढी जी कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल SK मालिक जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। मेरे साथ अमेरिका से पॉलिटिकल एक्सपर्ट पूर्णिमा नाथ जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं सोढी साहब आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ। मुझे जरा बताइएगा, किसी भी जंग में किसी सैनिक का मनोबल क्या मायने रखता है सर? वो भी खासतौर से ऐसी जंग जो बड़ी लंबी रूप में देखी जा रही हो, महीनों तक चल रही हो, मैं दिन भी नहीं हफ्ते भी नहीं महीनों तक चल रही हो, और कितने वक्त तक चलेंगी, कितने महीनों तक चलेंगी, उसका कोई ओर छोर नजर नहीं आ रहा हो। ऐसे में उनका मनोबल क्या मायने रखता है? जय हिंद नैना जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो देहरादून में स्थित है, जहां पे भारतीय सेना के अफसरों की फाइनल ट्रेनिंग होती है कमीशनिंग से पहले, वहां पे एक चेटवुड बिल्डिंग में बड़े बड़े स्वर्ण अक्षरों में लिखा है कि हर सैन्य अधिकारी के लिए 3 चीजें अमूल्य होती हैं। पहला, अपने देश की रक्षा, दूसरा, अपने सैनिकों का कंफर्ट, उनका वेलफेयर, और अंत में सैनिक अधिकारी का अपना कंफर्ट आता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो चेटवुड क्रेडो का बिल्कुल उल्टा ही किया है। उन्हें अमेरिका की तो कोई चिंता है नहीं, किस तरह से अमेरिका का बेड़ा गर्क कर दिया 1.5 साल से जब से वो सत्ता में है। अपने सैनिकों का तो उनको कोई फिक्र ही नहीं है, हालांकि वो अमेरिका के कमांडर इन चीफ हैं सेना, वायुसेना, नौसेना के। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब है, अपना पैसा बनाने से, अपनी शौर्य से, अपना सत्ता में रहने से। नैना जी देखिए, युद्ध के दौरान या युद्ध जैसी स्थिति के दौरान या पीस के दौरान भी, जब युद्ध नहीं होता है, तब भी सैनिक का मनोबल सबसे ऊंचा रखना हर सैनिक अधिकारी का दायित्व होता है। क्योंकि जिस दिन सैनिक का मनोबल टूट गया या गिर गया, उस दिन हार या डिफीट निश्चित है। जिस तरह से अब खबरें आ रही हैं यूएसएस लिंकन से, ये कितने शर्म की बात है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति का एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो सैनिक या सेलर तैनात हैं, उनके साथ कितनी आपदा में हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति कुछ नहीं कर रहे हैं उसके बारे में। इन सेलरों के 200 परिजनों ने, फैमिली मेंबर्स ने हाल में ही अमेरिकी सेना के ऊंचे अधिकारियों को घेरा और इसके बारे में पूछा। ये चीज किसी भी देश की सेना में होना नैना जी, ये उस देश के लिए शर्म की बात होती है। और मैं फिर कहूंगा, एक महाशक्ति जैसी नौसेना में ये हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को आज ही इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल सर, ये बहुत शर्म की बात हो जाती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए पूर्णिमा नाथ जी, अमेरिका तो अपने आप को सुपर पावर कहता है, बड़ी ताकतों की बात करता है, और यही तो सारी खास चीजें हैं जो अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप, पीट हेगसेथ या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इस आधार पर जंग लड़ने की तैयारी कर रही है जहां पर अपने ही जो सैनिक हैं उनको भुला दिया गया, या ये कहा जाए भुला दिए गए थे? जब विरोध प्रदर्शन हुआ तब जाकर उनकी कान पर जू रहेंगी। ऑडियो अनम्यूट करना जी।
जी जी। नमस्ते, जय हिंद। पहली बात तो ये है कि नन्ना जी, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा ना, ये बहुत कोर में जाता है। यहाँ पे हो क्या रहा है? थोड़ी दिन पहले ये क्वेश्चन हो रहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प शायद बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं करेंगे, इन द सेंस दैट यहाँ पे बॉडी बैग्स नहीं आना है, इसीलिए एयर पावर में, नेवल ब्लॉक में जो भी हो सकता है करेंगे। लेकिन अभी ये क्लियर हो चुका है, फर्स्ट सेट ऑफ एयर फायरिंग, उसके बाद नेवल ब्लॉकिंग, उसके बाद थ्रेटनिंग, उसके बाद टेरराइजिंग, उसके बाद उससे पहले ऑब्वियसली किलिंग द लीडर्स, कुछ भी नहीं हुआ। ईरान सबको लग रहा था कि ईरान खड़े भी नहीं हो सकता था। 2 दिन क्या, 7 दिन क्या, 10 दिन क्या, अभी 5 महीना खत्म हो गया। अभी ये जो सिचुएशन है, जो पहले कर चुके हैं अभी ये रिपीट कर सकते हैं। बट आपको याद दिला दूं, यहाँ पे भी सिचुएशन बदल चुकी है, बिकॉज हमारे यहाँ पे भी जो एसपीआर है, जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, वो 2 हफ्ते की बची हुई है। वो लास्ट वीक का रिपोर्ट है एक्चुअली। ऊपर से आप देखिए, थार्ड और पेट्रियट इंटरसेप्टर की बात करेंगे तो उसका जो प्रोडक्शन साइकिल है, इनका बॉटल नेक आप 5 ईयर्स लगा सकते हो, 3 to 5 ईयर्स लगा सकते हो। कोई भी प्रोजेक्ट आप ले लीजिए, आपने अगर मिनिमम नंबर भी ले लिया उसमें, आपने आप अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किए हो पहले, आपको पता है कि 20% आपने उसमें ऐड करनी है, इधर कॉस्ट ऐड करनी है, टाइम ऐड करनी है, देयर इज सम इश्यूज विल बी देयर। सो 5 साल कहना, इट्स नॉट एग्जेजरेशन। तो ये बॉटल नेक अभी है। तो अभी थोड़ी दिन पहले जो ये रुका हुआ है बोल के कि लॉक्ड एंड लोडेड, उसके बाद रुक गए, देयर इज अ रीजन फॉर इट, बिकॉज हमारे पास एम्यूनिशन है ही नहीं। आप कितने बार ईरान को खत्म कर दोगे? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट प्रेसिडेंट ट्रम्प सेड। तो मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ईरान में अटैक करना बंद कर देंगे। लेकिन तभी ये इश्यूज जो आप बोल रहे हो कि अपने सैनिकों को बुला देना, यहाँ पे तो और गंदी चीज चल रही है। पहले तो नंबर ऑफ सैनिक, जो डेथ काउंट है उसमें भी खेल चल रही है, उसमें भी पॉलिटिक्स चल रही है। 14 वर्सेस 18, वो पेंटागन ने उस नंबर को डाउनग्रेड करके साइड से भी निकाल दिया था। उसके बाद जब फैमिली ने प्रोटेस्ट किया, तब उस 4 सैनिकों का नाम लिखा हुआ है किसी और different page में, things like that. So this is happening in our country, unfortunately. Morale is down and nobody wants this war. लेकिन जो पावर में बैठे हुए, unfortunately, हमने भी उनके लिए वोट किया था। हमें पता नहीं था कि वो झूठ कह रहे थे हमें, इसीलिए हमसे गलती हो गई है कि we have been taken advantage of. We have been lied to. We have been led to believe that they are going to do the right thing for the people. ये नया युद्ध शुरू करके अमेरिका के लोगों के पीछे टारगेट लगा के क्या मिलने वाला है? उनको पावर में रहना है। लेकिन पूर्णिमा नाथ जी, बड़ी बात तो ये हो जाती है कि क्या ये पहली बार हो रहा है? मैं इसका जवाब मालिक साहब से लूं, लेकिन अपने दर्शकों को बता दूं, मिडिल ईस्ट मामलों की जानकार नदीम अहमद जी भी मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन एसके मलिक साहब, ये वाला जो बर्ताव अभी नजर आ रहा है, क्या ये पहली बार है अमेरिका की तरफ से? अमेरिका सुपर पावर कहता है, लेकिन खासतौर से जिस जंग को आगे बढ़ाने का जिम्मा जिन सैनिकों के ऊपर है, उनको क्या मरने के लिए नहीं छोड़ दिया गया? सिर्फ हवाई लूटने के लिए है क्या? खासतौर से अगर बात की जाए अमेरिका की जो तमाम पीठ एक्सेट हो, या फिर वहां के जो राष्ट्रपति हैं, या जो भी उनके ऑफिशियल्स हैं। नैना जी, सभी मेहमानों को नमस्कार, आपके दर्शकों को भी। देखिए, ये जो खबरें आ रही हैं, जो आपके इंट्रोडक्शन से मैंने जितना कंक्लूड कर पाया, सच में ये दुखदायक है। कोई कंट्री अगर अपने देशवासियों, अपने सैनिकों की, चाहे वो जिस आम के हों, और उनके परिवारों की देखभाल नहीं कराता है, वो देश रसातल में जाता ही जाता है। टाइम कितना लगेगा, ये बात सोचने की होती है। देखिए, मैं आपसे एक छोटा सा एक सेंटेंस शेयर करना चाहूंगा कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तो मैंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा था, जो बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के बारे में था, और उसका टाइटल मैं आपसे शेयर करता हूँ। टाइटल ये था कि लड़ते नहीं विमान, लड़ते हैं जवान। और यही बात पूरी दुनिया में जिस दिन से युद्ध शुरू हुए हैं, या युद्ध की हिस्ट्री है, मिलिट्री हिस्ट्री में पूरा रिकॉर्ड अवेलेबल है, डे 1 से ये बात पूरी पराकाष्ठा पर रहती है कि जिस देश की सेना मोटिवेटेड रहती है और वेल इक्विप्ड रहती है, उस देश की जवान, उसके पास अगर इक्विपमेंट की भी कमी है थोड़ी बहुत, तो वो देश की जो आपकी जवान, जो वहां की सेना है, वो विजयी होकर लड़ती है। और ये जो आज हम देख रहे हैं कि बेसिक जो सुविधाएं हैं एक सैनिक को चाहिए अपने आप को तैयार रखने के लिए,
मोटिवेट से पहले तैयार, उसके बाद मोटिवेट। जब उसको तो उसके लिए भी अगर इन चीजों की कमी पड़ रही है तो मुझे लगता है कि यूएस की जो डिफेंस फोर्सेज है, पीट हेगसेथ साहब है या उनके जो भी सेंटकॉम के जो बॉस हैं, उनको इस चीज पर सीरियसली ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर उनके लोग लंबी लड़ाई में, जैसा कि दिख रहा है, ये ऑपरेशन लंबा खींचने की उम्मीद है और मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी खत्म होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल पे चीजें बच रही हैं और नई नई चीजें रोज सामने आ रही हैं, अटैक पर अटैक हो रहे हैं और दोनों के दोनों जो संकरे रास्ते हैं उनको बंद करने की कोशिश हो चुकी है। तो इन चीजों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस टाइम से विड्रॉ करेगा वहां से, या कोई ऐसी संधि को वो मानने के लिए बाध्य होगा जो कि उसके हाथ से पूरा मिडिल ईस्ट को निकाल दे। और अगर ऐसा सीन है तो जाहिर सी बात है वहां की मशीन के पीछे, द मैन बिहाइंड द मशीन, और उसके जो पायलट्स हैं और उनके सारे पूरी वार मशीनरी है, तो उसके लिए जो ह्यूमंस हैं वहां के, जो सोल्जर्स हैं वहां के, उन सोल्जर्स को अगर वो मोटिवेट नहीं रख पाएंगे या उनका ध्यान नहीं रख पाएंगे तो ये अमेरिका को डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली इसका भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है जी सर, देखिए भुगतान करने की तो तैयारी मुझे लगता है कि शायद अमेरिका भी मन बनाकर बैठा है। शायद यही वजह है कि अब अब्राहम लिंकन की जगह थियोडोर रूजवेल्ट को अगर लेकर आने की तैयारी की जा रही है, तो शायद वही लंबी एक जंग की बात है। लेकिन नदीम अहमद जी, लंबी जंग आखिर कितनी लंबी होगी? क्या इस पर कोई रणनीति है? और जिस तरह से अगर जहाज बदलने की रणनीति है, तो क्या जहाज बदल देने से समस्याओं का समाधान या फिर उसका रास्ता निकल आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अमेरिका यहाँ पर आकर बहुत बुरी तरह से फंस गया है और उसे जून 2025 से ही इस बात को समझ लेना चाहिए था कि ये राह उतनी आसान नहीं जितनी वो समझ कर बैठा था। ये जो मामला चल रहे हैं ना, पिछले तकरीबन 1.5 साल जिसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया अमेरिका इजराइल के साथ साथ, ये उसने अपनी जान अजाब में फंसा दी है। और बार बार शर्मिंदगी उठाने के बाद, बार बार पिटने के बाद, आप कहेंगे मोरल डाउन हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि ये इतनी बुरी तरह से फंस गए कि आज तक नहीं फंसे थे। ये तो वियतनाम से भी बुरी तरह से पिटेंगे यहाँ। और अभी अफगानिस्तान का हाल आपने देखा है, बेइज्जत और रुस्वा होकर ये वहां से निकले थे। अमेरिका अपनी साख लगातार खराब कर रहा है और वो ये सोच रहा था कि ईरान को दबाकर वो इधर जो एक धुरी बन रही थी तेहरान और बीजिंग और ये मॉस्को वाली, इसको कमजोर कर देंगे हम। यहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से आकर फंस गए और ये उस झंझाल में फंस गए हैं कि इनसे ना उगले बनेगा और ना निगले बनेगा। और अभी कुछ ही दिन के बाद उन्हें साबित भी करना है अपना मिड टर्म इलेक्शन, उसमें आप देखिएगा कि कितनी बदतरीन शिकस्त होगी डोनाल्ड ट्रंप की। और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उनके मुशीर कौन है, उन्हें लगातार समझाना चाहिए कि आप इससे हाथ खड़े कर लें, ये आपकी लड़ाई है ही नहीं। आप तो जबरदस्ती उकसा कर आपने दुनिया को हॉर्मुज बंद करवा दिया। ईरान कभी भी हॉर्मुज को बंद नहीं करता, लेकिन अमेरिका ने इतना उकसाया, बेवजह का बम्बार्डमेंट किया और नौबत। नहीं, लेकिन नदीम अहमद जी कई तो रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि भाई ईरान को बहुत अच्छे से पता था कि ईरान के पास में जो मास्टर स्ट्रोक है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ठीक है, अभी तक उसको इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला, लेकिन शायद यही वजह है कि अब सिर्फ वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं, बाब अल मंदेब हो या अलग अलग जगहों पर पहरेदारी जहां पर उनको ब्लॉकेट लगाने की तैयारी है। अगर बाब अल मंदब उधर से बंद करवा दिया हुसियों से, तो उन्होंने एक बार ट्रेलर दिखाया था पिछले साल 2025 में। इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी, वर्ल्ड क्राइसिस इतनी आप समझ नहीं सकते हैं। अभी तो एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, उधर से तो ट्रेडिंग होती है बहुत तगड़ी। ये तो अमेरिका को यहाँ से भाग जाना चाहिए और जैसे तैसे करके, अभी वायदा भी हो गया था, पाकिस्तान इसमें पेशकश कर रहा था और दुनिया के दूसरे देश, उसमें अमेरिका को अपनी साख को बचाते हुए भाग लेना चाहिए था। अमेरिका तो पता नहीं क्यों ये जबरदस्ती आकर लड़ रहा, बैल मुझे मार। उसको यहाँ से बहुत कुछ नहीं मिलने वाला, जैसे इराक से मिल गया था। इराक को उसने बहुत बुरी तरह से लूटा है, या सऊदी अरब से वो अपनी फौज को आपकी इस बात पे शायद एस के मालिक साहब इत्तेफाक नहीं रखते, उनका जो रिएक्शन मैं समझ पा रही थी। मालिक साहब बात से भी इत्तेफाक नहीं रख रहे थे। नैना जी मैं ईरान से भी पहले इत्तेफाक नहीं रख रहे थे लोग, ईरान कुछ कर लेगा। आप देख रहे हैं ना ईरान ने क्या हासिल कर दिया है। महाशक्ति की सारी जो उसका जो पूरा एक हवा मचा हुआ था, उसको भी तोड़ ताड़ कर फेंक फाक दिया एक तरफ। ठीक है, उनका रिएक्शन जान लेती हूँ जी। नहीं, मेरा मात्र इतना कहना है नाना जी, ये बात आज की डेट में, आज जब एमओयू हुआ था उससे पहले क्या हो रहा था, उससे पहले ईरान के कसीदे पढ़े जा रहे थे और अमेरिका को बुरी बुरी बातें कही जा रही थी, खासकर ऑपरेशन के सिलसिले में विद रेस्पेक्ट टू द पैरामीटर्स। देखिए, उसने एमओयू किया, तोड़ने में कितना टाइम लगा? मात्र 3 दिन या 4 दिन। देखिए, अमेरिका के पास कोई एथिक्स नहीं होते, ना अमेरिका एथिक्स पे चलता। अमेरिका को मकसद है अपनी सुपरमेसी हेजीमनी को बनाए रखना। और आप ये याद रखिएगा, अगर अमेरिका यहां से हार के लौटा तो अमेरिका का इकोनॉमिकल डाउनफॉल तय है,
निश्चित रूप से तय है। जीसीसी कंट्रीज उसको कोई भाव नहीं डालेगा, ये सारे के सारे जाके ईरान की तरफ ऐलान होंगे, क्योंकि इनको अपनी देश चलाना है, अर्थव्यवस्था को बचाना है, डुबाना नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ईरान ये सोचता है कि इस पूरे खित्ते का सुपर पावर बनेगा, वो भी मेरे ख्याल से मिसकैलकुलेट कर रहा है। ये बात सही है कि उसने अपने जो राइट लेफ्ट आर्म जो भी आप उसको कह लीजिए, उसने बाब अल मंदेब पे बैठाए हुए हैं, लेकिन अमेरिका चाहता है कि उस पर इंटेंसिटी बढ़े, बाब अल मंदेब पे हुती ज्यादा अटैक करे। वो चाहता है इस बात को, वो इसलिए चाहता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को वहां पर ड्रॉ कर सके, खींच सके। और ये बात जो है कि आज यूरोप चुपचाप बैठा हुआ है, नेटो चुपचाप बैठा हुआ है, और बाकी देश मिस्र जो कि इतना सारा उसका रेवेन्यू आता है स्वेज कैनाल से, मिस्र की अर्थव्यवस्था एक तरह से कितना हिट लेगी। इसके साथ साथ चाइना का हिट होना, इसके साथ साथ रशिया का हिट होना। रशिया का पूरा ऑयल भारत में कहां से आता है? मैक्सिमम इधर से ही आता है। इसके साथ साथ जितने दिए देश है, बड़े बड़े देश जो चुपचाप बैठे हैं आज चादर ओढ़ के, ये सारे सबको सीन में आना पड़ेगा। तो अमेरिका चाहता है कि हुती अपने इंटेंसिटी बढ़ाए, ऐसा मानना है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।